वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं और कंजर्वेटिव फोर्स किस तरह से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से डिफरेंट होते हैं। फिर आप और हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की मदद से कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए एक टर्म डिफाइन करेंगे जो कि होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले समझते हैं फोर्सेस को जब कैटेगराइज किया गया तो फोर्स को कैटेगराइज करते समय ऐसा बताया गया कि फोर्सेस कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, उन फोर्सेस को नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहा जाता है। और कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिन फोर्सेस के लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन एप्लीकेबल होती है और वो डेफिनेशन इस तरह की है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो वर्क डन इन क्लोज लूप हमेशा जीरो होता है। क्लोज लूप का वर्क डन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। अब हम इसका मीनिंग समझते हैं कि क्लोज लूप का वर्क डन जीरो होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। एक सिंपल एग्जांपल समझा जा सकता है, या कंजर्वेटिव फोर्स को ऐसा भी कहा जाता है, इनका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। जबकि ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ओनली। इट डिपेंड ऑन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ओनली। ये केवल दो बातों पर डिपेंड करता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर। देखिए कैसे। मान लीजिए हम बात करते हैं कि हमारे पास एक रास्ता है, इस रास्ते में यहां से यहां तक ए, बी और सी की हम बात कर रहे हैं। हम किसी ऑब्जेक्ट को ए से सी तक लेकर जाते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट को ए से बी तक लेके जाते हैं और हम किसी ऑब्जेक्ट को बी से सी तक लेके जाते हैं। ये 37 डिग्री एंगल है, ये 37 डिग्री एंगल है, ये 4 है, ये 5 है और ये 3 मीटर है। मीटर की हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का मास आपके पास में 2 किलोग्राम दे रखा है। मास कितना दे रखा है? 2 किलोग्राम दे रखा है, या मैं 10 किलोग्राम ले लेता हूं, इट विल बी मोर इजियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब आपसे कहा गया कि जब ऑब्जेक्ट को ए से बी तक, ए से सी तक ले जाया गया, एक रास्ता ऐसा है, ऐसे ले जाया गया, और एक ऑब्जेक्ट को एक रास्ता ऐसा है, ए से बी ले गए और बी से सी ले गए, तो बताइए वर्क डन कितना होगा। और वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा गया है कि बताइए वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा। ग्रेविटी कितना काम करेगी हमें बताना है। तो हम समझेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी फॉर दिस केस कैसे निकाला जाए। वापस आपके पास में यहां से यहां तक ए से बी, बी से सी 37, 5 मीटर, 5 मीटर के बाद ये है 4 मीटर और ये आपके पास में 3 मीटर। 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। चलिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी पहले हम बात करते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो अगर आप नेट वर्क डन निकालना चाहते हैं तो नेट वर्क डन देखिए यहां से यहां तक, जब वो पाथ फॉलो करता है ए टू बी और जब पाथ फॉलो करता है बी टू सी। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालना है तो हम ये बात करते हैं ए से बी के बाद ये बात की जाए, ये ए और ये बी। जब ऑब्जेक्ट ए से बी ले जाया जा रहा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है और 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। मास कितना है? तो 10 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी माना हुआ है। मास कितना है बच्चों? तो मास 10 है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? जी है। देखिए वर्क डन की डेफिनेशन क्या डिफाइन की जाती है? वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स यहां पर कितना है? आप देख सकते हैं फोर्स की वैल्यू 10G है। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 मीटर है, इंटू कॉस थीटा। तो थीटा क्या कहलाता है? तो थीटा एक एंगल होता है। यहां पर थीटा जो है वो थीटा क्या है? तो थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो देखिए फोर्स कैसा है? mg, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो एंगल चेक करें कितना एंगल है। सो एंगल 90 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं वर्क डन 10G, फोर्स cos 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो 10G मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0, द वैल्यू विल बी 0।
सो हम ये कह सकते हैं कि वर्क किस पाथ के अलोंग, ए से बी पाथ के अलोंग, कौन से पाथ के अलोंग, ए से बी पाथ के अलोंग 0 निकल कर आता है, ए से बी पाथ के अलोंग। तो चलिए हम यहां पर ये लिख देते हैं कि ए से बी पाथ के अलोंग वर्क डन 0 आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे हैं बी से सी जाने की, बी से सी जाने की मतलब यहां से ये रास्ते पे हम जा रहे हैं, बी टू सी, बी टू सी। देखिए बी टू सी जा रहे हैं आप, तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, तो डाउनवर्ड लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। दोनों के बीच का एंगल बताइए कितना हो रहा है आपके पास में, तो एंगल 180 डिग्री है। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी, फोर्स कितना है आपके पास में, फोर्स है 10 जी ग्रेविटेशनल पुल। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है, चेक कर लें आप 3 मीटर। और एंगल कितना है, तो cos 180 डिग्री एंगल है। तो आप चेक कर सकते हैं वर्क डन फ्रॉम बी टू सी आ जाता है आपके पास में माइनस cos 180 -1 होता है 10 इंटू जी, जी के प्लेस पे कितना लिखा मैंने, 10 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 3, cos 180 -1 कहा जा सकता है। तो बी टू सी आपके पास में वर्क डन की वैल्यू आ गई -300 जूल, -300 जूल। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर हमने -300 जूल लिखा। सो वर्क डन ए बी सी रास्ते से गुजरता हुआ वर्क डन आ गया -300 जूल। चलिए अब देखिए ध्यान से, मैं अब एक और पाथ सिलेक्ट कर लेता हूं कि मैं ए से सी की तरफ जाता हूं, ए से सी की तरफ जाता हूं, ए से सी की तरफ जाता हूं। तो अगर मैं ए से सी की तरफ जाता हूं तब कैसे वर्क डन निकाला जाएगा, तो ए से सी मतलब ये रहा रास्ता ए टू सी, डिस्प्लेसमेंट चेक कीजिए कितना है, 5 है। अच्छा ए पर भी ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ग्रेविटेशनल पुल कहां पर होगा, मतलब मास उसका होगा तो mg डाउनवर्ड होगा, तो 10g आपके पास में डाउनवर्ड होगा। 90 डिग्री 37 डिग्री, 90 डिग्री 37 डिग्री। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट 5 और ये रहा फोर्स 10g। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब 5 और cos 90 + 37, 90 + 37। अच्छा cos 90 + 37, तो आप चेक कीजिएगा यहां पर cos 90 + थीटा माइनस sin थीटा होता है, cos 90 + 37 माइनस sin 37 होता है, माइनस sin 37 होता है। अब sin 37 कितना होता है, तो -3/5 मतलब 3/5 होगा आपके पास में। तो 10 इंटू जी मतलब 10 इंटू 5, ये आएगा -3/5। तो आप देख सकते हैं वर्क डन कितना निकल कर आता है, 5 से 5 कैंसिल, अभी भी आंसर चेक करें कितना आता है, 300 जूल आता है। मतलब अगर हम बात करें कि जब आप ए से सी गए, देखो ध्यान से, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट और ये रहा कौन सा पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। वापस सुनना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए है, एंडिंग पॉइंट क्या है, सी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट आप जब गए, स्टार्टिंग पॉइंट से आप एंडिंग पॉइंट गए, तो इस रास्ते से गए या इस रास्ते से गए, दोनों केस का वर्क डन कैसा है, बोलो भाई दोनों केस का वर्क डन कैसा है, बोलो दोनों केस का वर्क डन सेम है। और अगर दोनों केस का वर्क डन सेम है तो ऐसे फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, मतलब ग्रेविटेशनल पुल का वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ग्रेविटेशनल पुल का वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये केवल कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट और कौन से पॉइंट पर, एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है केवल स्टार्टिंग पॉइंट और कौन से पॉइंट पर, एंडिंग पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे फोर्सेस जिनके कारण वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उन फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर क्लोज लूप की बात की जाती, कौन से लूप की बात की जाती, क्लोज लूप की बात की जाती, तो वर्क डन हमेशा 0 होता है। मैं समझाता हूं कैसे। भाई आपके पास में ए था, आप बी यहां से सी गए, ए से बी, बी से सी, आप यहां पर गए, ये आपके पास में 37 है, मतलब ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है और ये 5 है। मैंने अभी आपसे कहा था, मान लो मैं ए से सफर शुरू करते हुए बी पर जाता हूं, बी से शुरू करता हूं, देखो ध्यान से, मैं ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, सी से ए पर आया, मतलब मैं बात करता हूं ए से बी प्लस वापस से ए पर आ गया, फिर मैं बात करता हूं बी टू सी, फिर मैं बात करता हूं सी टू ए। तो हम ये कह रहे हैं कि क्लोज लूप के अंदर, कौन से लूप के अंदर,
क्लोज लूप के अंदर यहां से यहां से यहां से कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा, अगर जीरो होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर नॉन जीरो होगा तो कौन सा फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वापस सुन लेना, अगर जीरो हुआ तो कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव, और नॉन जीरो हुआ तो कौन सा फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो देखिए ए से बी गए थे हम, तो हमने भी निकाला था जीरो हुआ था, बी से सी 300 जूल आया था। अब हम सी से ए बात कर लेते हैं, ए से बी, सी वापस से ए, सी से ए की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से बच्चों, जब पार्टिकल सी पर होगा और सी से ए आ रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कितनी होगी, इधर की तरफ होगी, और ग्रेविटेशनल पुल कहां पर है, इधर की तरफ है। देखिए ये 37, ये 90 डिग्री, ये 53 डिग्री, इसका मीनिंग हुआ कि ये 53 डिग्री आपके पास है, ये डिस्प्लेसमेंट है जैसे कि 5 मीटर आपके पास अवेलेबल है, और फोर्स ग्रेविटेशनल पुल 10G है। सो कहां से चले, सी से चले, कहां की तरफ जा रहे हैं, ए की तरफ जा रहे हैं। भाई चले कहां से, सी से, पहुंचे कहां की तरफ, ए की तरफ, तो सी से ए की तरफ आ रहे हैं, वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, कॉस 53। बच्चों याद दिलाना चाहूंगा, कॉस 37 की वैल्यू 4/5 होती है, जो कि साइन 53 की वैल्यू होती है। कॉस 37 की वैल्यू 4/5 होती है, जो साइन 53 होती है, और साइन 37 की वैल्यू 3/5 होती है, जो कॉस 53 होती है। चलिए देखते हैं, सी से ए तक का वर्क डन चेक कीजिए। 10 इंटू जी मतलब 10 इंटू 5, कॉस 53 कितना आपके पास में, तो 3/5 आपके पास में, तो 5 कैंसिल हुआ। अब सी से ए चेक कीजिए, प्लस 300 जूल आ रहा है, कितना जूल आ रहा है, प्लस 300 जूल आ रहा है। तो देखिए ये माइनस 300, ये माइनस 300, प्लस सी से ए कितना हो गया, प्लस 300, माइनस 300 प्लस 300 कितना आ जाता है, ए बेस से बी, बी से सी, सी से ए से बी, बी से सी, सी से ए। मतलब क्लोज लूप में वर्क डन कितना आ रहा है, क्लोज लूप में वर्क डन कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ऐसे फोर्सेस जिनके लिए वर्क डन स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है और जिनके लिए क्लोज लूप में वर्क डन जीरो आता है, उन्हें कौन सा फोर्स कहा जाता है, तो उन्हें कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो देखिए मैंने पहला फोर्स बताया, पहला फोर्स आपके पास में कौन सा फोर्स है, तो फर्स्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्स का पहला एग्जांपल यह है ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा एग्जांपल हम कंजर्वेटिव फोर्स का बात करें तो वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा एग्जांपल हम बात करें तो वो है बच्चों स्प्रिंग फोर्स। ये तीनों फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। अब हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स if work done by force depend on path, or if work done in closed loop, work done in closed loop is non-zero, then it is called non-conservative force, non-conservative force। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम ना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को, इट डिसिपिएट एनर्जी, ये एनर्जी को डिसिपिएट करता है, ये एनर्जी को खर्च करता है, कंज्यूम करता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल फ्रिक्शन, दूसरा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं विस्कस फोर्स, जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कोई भी डिसिपेटिव फोर्स। डिसिपेटिव फोर्स जो भी होगा वो क्या करेगा, वो एनर्जी को खर्च करेगा, और जो एनर्जी को खर्च करेगा वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। मैं इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। मान लो हमने ए पोजीशन से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, ए से होता हुआ ऑब्जेक्ट इस तरफ गया, एम मास का ऑब्जेक्ट है, फ्रिक्शन दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। ऑब्जेक्ट मान लो 2 kg का ऑब्जेक्ट है,
इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.4, ऐसा दे रखा है 0.4 दे रखा है। आपसे ये कहा गया कि ब्लॉक ए से थ्रो किया गया, बी पर पहुंचा और बी पर पहुंच के रेस्ट पर आ गया, बी पर पहुंच के क्या आ गया, रेस्ट पर आ गया। तो बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, मतलब ए से बी जाने में वर्क डन कितना होगा बाय फ्रिक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि सेम पोजीशन से जितना डिस्टेंस यहां से कवर किया गया है, अगर ऑब्जेक्ट को वहीं से वापस से 100 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया जाए और ऑब्जेक्ट बी पोजीशन से वापस ए पर आकर रुक जाए, ए पर आकर रुक जाए मतलब रेस्ट पर आ जाए, तब आपको बताना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन बी से ए आते समय, बी से ए आते समय कितना होगा। तो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से हमें क्लियर होगा बच्चों। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर ब्लॉक को आपने प्रोजेक्ट किया, वेलोसिटी ये रही, आपके पास में 2 kg का ब्लॉक है, तो 2 kg मतलब 2g डाउनवर्ड, नॉर्मल अपवर्ड। अब देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पर जा रहा है, जब आप दीजिएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां जा रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो हम देख रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट राइट साइड जा रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर राइट साइड जा रहा है तो हम जानते हैं फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा फ्रिक्शन अपोजिट लगता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपके पास में ये रहा। तो अब डिस्प्लेसमेंट फाइनली ब्लॉक जब जीरो रेस्ट पर आ जाएगा, तो देखिए जब भी वेलोसिटी और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जब भी वेलोसिटी और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ये किसकी तरह काम करते हैं, ये रिटार्डेशन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, रिटार्डेशन की तरह काम करते हैं। हम काइनेटिक फ्रिक्शन को लिखते हैं म्यू के इंटू एन, मास इंटू रिटार्डेशन। म्यू के नॉर्मल किसके इक्वल है, एम जी के इक्वल, मैं लिख देता हूं एम जी, ये आपके पास आ गया एम ए, एम से एम, ए इक्वल टू म्यू के इंटू जी, ए इक्वल टू कितना, म्यू के इंटू जी। म्यू के कितना है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जी, तो भाई रिटार्डेशन की वैल्यू, म्यू के की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो म्यू के सर आपके पास है 0.4, जी मैंने 10 ले लिया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। कितना आ जाता है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। अब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या हुआ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 4 मीटर पर सेकंड। मैं इसको दूसरी मेथड से भी बताऊंगा, है ना, सेकंड मेथड शॉर्टकट मेथड है। तो वर्क डन के लिए देखिए क्या हुआ, ये ऐसा हो गया कि भैया ब्लॉक को 100 मीटर पर सेकंड से आपने थ्रो किया, ब्लॉक रेस्ट पर आ गया, रिटार्डेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, 0। रिटार्डेशन है मतलब -4, रिटार्डेशन है मतलब क्या लेंगे, -4। यू कितना है 100 स्क्वायर, 2 इंटू -4 इंटू एस, 100 इंटू 100, 2 इंटू 4, 25 इंटू 50। आप देख सकते हैं 25 इंटू 50, तो ये आ सकता है 12500 जूल, जूल नहीं मीटर, मीटर नॉट जूल, मीटर की हम बात कर रहे हैं। वापस देख लीजिए 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 4, तो आप देख सकते हैं 50, 25, 125, 12500 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वर्क डन, चलिए यहां तक का कॉपी कीजिएगा, ठीक। अब देखिए हुआ ऐसा, ये रहा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल 180, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180। फोर्स आता है माइनस म्यू के नॉर्मल, म्यू के इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस 180 -1 कर दिया, माइनस म्यू के एम जी एस 0.4। मास कितना है, मास आपके पास में 2 kg दे रखा है, जी 10 दे दिया, 1250 कर देते हैं, इससे 4/10 कर दिया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, या ये कह लीजिए आपके पास में 125 मल्टीप्लाई बाय 250, और हाँ 125 मल्टीप्लाई बाय 250, 250 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये आ जाता है 00100
जूल विथ नेगेटिव साइन आता है ए से बी जाते समय, ए से बी जाते समय। ठीक है बच्चों, तो ए से बी वर्क डन ही आ गया। अब ध्यान से देखिए, सिमिलरली जब आप बी से ए की बात करते हैं, मतलब उल्टा रिवर्स कर देते हैं, तो रिवर्स करने पर क्या होता है, 100 मीटर पर सेकंड, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेफ्ट जाता है, फ्रिक्शन राइट लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन वापस से वही रिटार्डेशन की तरह काम करेगा, तो रिटार्डेशन फिर से आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आएगा, तो रिटार्डेशन होगा A इक्वल टू म्यू के इंटू जी। म्यू के कितना है 0.4, जी कितना है 10। आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना मिलता है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वापस से वही वाली बात, फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, डिस्टेंस निकालेंगे, सेम डिस्टेंस निकल कर आएगी बेटा, 1250, 1250 आप चेक कर लीजिएगा, सेम निकल कर आएगी। सेम निकल कर आएगी तो हम क्या करेंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालेंगे इस बार। तो ब्लॉक क्या कर रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस तरफ लग रहा है। ये रहा फ्रिक्शन, ये रहा वेलोसिटी, एंगल 180। सो अब इस बार कहां से कहां आ रहा है, बी से ए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180, वापस माइनस म्यू के mgs माइनस 0.4, मास कितना आपके पास में, तो मास आपके पास में 2 kg, ये 10, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें s की बात, तो आपके पास में 1250। सो वापस से आप इसे देखेंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 आएगा, है ना। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो ये आ जाता है आपके पास में 125, 250 मल्टीप्लाई बाय 4, ये सेम आता है आपके पास में 1 2 3 4, ये जूल। अब चेक करो बच्चों, अब जब ए से बी गए तो भी उतना ही आया, बी से तो भी उतना ही आया, तो क्या ए से बी और बी से ए का वर्क डन 0 आया, क्या 0 आ रहा है, देखो माइनस 0 आ रहा है, तो नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं आपको इसका एक शॉर्टकट सजेस्ट करता हूं, आप क्या करना, सेम प्रॉब्लम के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, और फिर आंसर निकाल के देखना आंसर सेम मैच करेगा, और मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।